गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मजामा। ओके, तो हम कर रहे हैं सीए फाउंडेशन की जर्नी का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और इसमें आज हम करेंगे रिवीजन। ठीक है, रिवीजन। देखो, वैसे तो आप लोगों को रिवीजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना जो स्टडी पैटर्न है वो ऐसा रहा है कि अपने को रिवीजन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्यों? जैसे सबसे पहले आप लोगों ने मेन बुक की, राइट। अब मेन बुक में भी केवल आपने क्या किया, आपने उसमें एसएम पूरा किया, आपने उसमें आरटीपी के सारे क्वेश्चंस कर लिए, एमटीपी सारे के सारे क्वेश्चंस जो डिफरेंट क्वेश्चंस है वो सारे उसमें कवर किए, फिर जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस है वो सब उसमें कवर किए। और पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी ऐसा नहीं कि 1-2 साल के क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए गए, जब से आईसीआई बना है तब से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे के सारे आपने प्रैक्टिस किए हैं। ठीक है, मिनिमम 17 से 18 साल के तो पीवाईक्यू आप लोगों ने सॉल्व किए ही है, राइट। एमटीपी आपने कितने अटेम्प्ट के सॉल्व किए? 1-2 अटेम्प्ट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, कितने अटेम्प्ट के आपने एमटीपी सॉल्व किए, आरटीपी सॉल्व किया, पूरा एसएम सॉल्व किया। तो ये सब काम तो जो हम लास्ट में करते हैं रिवीजन के नाम पे, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक है, आपने एसएम कर लिया, एमटीपी कर लिया, पीवाईक्यू कर लिया। और कैसे किया वो आपने पहले दिन घर से करने के लिए दिया, अगले दिन वो मैच हुआ, तो ऐसे करके आपकी 2 रिवीजन तो यहीं पे हो जाती है। ठीक है, तो 2 रिवीजन आपकी ये हो गई। इसके अलावा आपने उसके बाद टेस्ट दिए, चैप्टर वाइज टेस्ट। जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ आप लोगों ने टेस्ट दिया। अब टेस्ट तो दिया, लेकिन एक एक चैप्टर के आपने इतने इतने क्वेश्चंस का टेस्ट दिया। ये नहीं ये 5-10 नंबर का कोई टेस्ट ले लिया गया होगा, आपका कोई भी टेस्ट 60-70-80 नंबर से कम नहीं था, है ना। तो इतने सारे क्वेश्चन आपने टेस्ट में किए, फिर टेस्ट के टाइम पे आपने रिवाइज किया, राइट। तो एक रिवीजन आपकी, 3rd रिवीजन यहाँ पे हो गई। फिर इसके अलावा आप यूटी दोगे, 1-2 यूटी नहीं, हर एक सब्जेक्ट की आप 3-3 यूटी दे रहे हो, राइट। तो एक आपकी यहाँ पे हर रोज रिवाइज हो रहा है 1/3 सिलेबस। ठीक है, और फिर आप एफटी दोगे, एफटी में रिवाइज हो जाएगा। एफटी में एक एक सब्जेक्ट के आप 3-3 एफटी दे रहे हो, तो 3 बार आपका सिलेबस यहाँ रिवाइज हो रहा है। ठीक है, तो वैसे तो आप लोगों का रिवीजन का जो पैटर्न है इसमें किसी रिवीजन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बहुत आराम से आप लोग कर सकते हो, क्योंकि आपने इतना सब पढ़ रखा है, डरने वाली बात ही नहीं है आप लोगों को। ठीक, मेन क्लास इतना अच्छे से किए हुए, सारे चैप्टर वाइज टेस्ट दिए हुए, सिस्टमेटिक आपकी सारा टेस्ट चेक होके भी मिले, वहां आपको पता चल रहा है कि आपकी कमियां क्या है, कहाँ पे आप गड़बड़ कर रहे हो। फिर यूटी दोगे, एफटी दोगे, रिवीजन तो आपकी यहीं पे हो जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई हेल्थ इश्यूज की वजह से आप नहीं कर पाए थे, जैसे पारस एट होम पे अपने बच्चे, अच्छा ये जो पारस एट होम पे बच्चे पढ़ रहे हैं या वर्चुअल सेंटर पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, केवल क्लासेस नहीं लगाई, जो आप लोगों की फेस टू फेस क्लासेस होती है उसकी ही रिकॉर्डिंग उनको मिलती है। तो जो आप लोगों के डाउट है वही डाउट उनके भी होते हैं, है ना। तो डाउट साथ के साथ क्लियर हुए, हर क्लास में क्लियर हुए डाउट, राइट। और उसके अलावा उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिली, कॉल पे उन्होंने डाउट ले लिए, उन्होंने जूम क्लासेस पे डाउट ले लिए, है ना। तो ऐसा करके कितनी बार रिवीजन हो गया, कितना एक एक चीज उनको क्लियर है ना। इन इतने सारे बच्चों के जो डाउट आए वो तो उनके क्लियर हो ही गए, उसके अलावा भी अगर कुछ बच जाता है तो वो कॉल पे या जूम मीटिंग पे वो उन्होंने डाउट लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर लगता है कि कुछ कमी रह गई है, कोई हेल्थ इश्यूज के कारण बच्चा नहीं आ पाया है, या क्लास नहीं लगा पाया, या किसी कारण से कुछ भी कोई इशू हो गया और बच्चा नहीं कर पाया, तो उसके लिए है आपके ये रिवीजन लेक्चर। ठीक है, तो अगर आप ये रिवीजन लेक्चर ठीक ठाक से लगा लोगे तो आपका इतना हो जाएगा कि आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, अगर ठीक ठाक पेपर आता है, एवरेज पेपर आता है, तो आप लोग आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, वैसे तो देखो अपना सिस्टम इतना अच्छा है कि इस सिस्टम को अगर आपने ठीक से फॉलो किया है तो आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। अच्छा, आपको पता है अपना रिजल्ट इसलिए इतना अच्छा रहता है, 70-80% रिजल्ट रहता है। इसका कारण यही है, अगर बच्चे ने सिस्टमेटिक स्टडी की है, मतलब उसने क्लास ठीक से लगाई है, पूरी रेगुलर अटेंडेंस है, अगले दिन उसने डाउट्स लिए ठीक से, होमवर्क किया है ठीक से, टेस्ट दिए, चैप्टर वाइज टेस्ट, यूटी दिए, एफटी दिए, तो उसको डरने की जरूरत ही नहीं है। 100% बच्चा पास है अगर उसने ये सारी चीज़ों को ठीक से फॉलो किया है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर ये सब चीज़ किसी भी कारण से
अगर आपकी रह गई है तो अपन ये रिवीजन में पूरी कर लेंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं रिवीजन, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडेक्स नंबर। हाँ जी, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर हम सीधे सीधे फॉर्मूले पे आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, ठीक है। इसमें P01 इसको हम डिनोट करते हैं 1 ऑन 0 से, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करते हैं? सिग्मा P1 बाय सिग्मा P0 इंटू 100। तो यहाँ पर P1 क्या है? करंट ईयर के प्राइस का सम। P0 क्या है? बेस ईयर के प्राइस का सम, ठीक है। और इसको कैसे नोट करते हैं? P01 1 ऑन 0, ठीक है। तो एक इसमें होता है हमारा करंट ईयर, एक हमारा होता है बेस ईयर। करंट ईयर कौन सा होता है? जिस साल को हम कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। बेस ईयर जिस साल से कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बेस ईयर का इंडेक्स हमेशा 100 होता है। क्लियर इतनी बातें, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक है इंडेक्स नंबर का। तो इसमें इंडेक्स नंबर हम प्राइस रिलेटिव पे, प्राइस पे फाइंड आउट करते हैं, क्वांटिटी पे फाइंड आउट करते हैं, क्वांटिटी इंडेक्स बोल देंगे, और वैल्यू पे, ठीक है। डिपेंड करता है कि अपने को कौन सा इंडेक्स चाहिए, हमारे पर्पज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन जो हम सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे वो प्राइस इंडेक्स पे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेम फॉर्मूले आपके प्राइस इंडेक्स के लिए होते हैं, सेम क्वांटिटी इंडेक्स के लिए और वैल्यू इंडेक्स। लेकिन हम जो पूरी बुक में स्टडी करेंगे वो कौन सा है? प्राइस इंडेक्स। तो इसको फाइंड आउट करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो कौन कौन से मेथड हम इसमें पढ़ेंगे? मेनली 2 मेथड होते हैं, अनवेटेड एंड वेटेड। अनवेटेड मेथड एंड वेटेड मेथड। अनवेटेड मेथड ये फर्दर 2 टाइप का होता है, एक होता है एग्रीगेटिव, दूसरा होता है रिलेटिव। ये 2 तरीके का होता है, एग्रीगेटिव एंड रिलेटिव। वेटेड मेथड फर्दर 2 टाइप का, एग्रीगेटिव एंड रिलेटिव। तो बस इतना सा चैप्टर है, ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड हम पढ़ने वाले हैं। क्या फाइंड आउट करने के? इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि हम प्राइस को कंपेयर कर सके, या जो भी हमारा पर्पज क्वांटिटी को कंपेयर कर सके कि बेस ईयर में हम जितना प्राइस था उसके कंपैरिजन में करंट ईयर में कितना प्राइस हो गया। अब जैसे अगर हम अलग अलग कमोडिटी का वैसे प्राइस देखने लगे, मान लेते बेस ईयर में कोई वैल्यू का प्राइस था 20, 25, 27, ऐसे 4-5 कमोडिटी के अलग अलग प्राइसेस आपको दे रखे हैं। मान लेते करंट ईयर में उसका प्राइस हो गया 25, इसका हो गया मान लेते 30, इसका हो गया 32। अब ऐसे तो कंपैरिजन नहीं कर पा रहे ना कि कितना प्राइस बढ़ गया। तो इसको फाइंड आउट करने का हमारे पास टूल क्या है? इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो हम करेंगे क्या? इन सब का सम फाइंड आउट करेंगे। तो बताओ सिग्मा P1 कितना आ रहा है? 87। सिग्मा P0 कितना आ रहा है? 72, ठीक है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है इंडेक्स। तो इंडेक्स बताओ क्या बन जाएगा? प्राइस इंडेक्स बोलते हैं 87 बाई 72 इंटू 100। चेक करो कितनी वैल्यू? 120. तो अब देखो कंपैरिजन करना आसान हो गया ना, कि अब बेस ईयर का प्राइस हमेशा इंडेक्स 100 होगा। अब कितना हो गया करंट ईयर का? 120.83, यानी कितना इंक्रीमेंट हो गया? 20.83। तो कंपैरिजन आसान हो गया ना। तो इंडेक्स नंबर एक टूल है ताकि हम कंपेयर कर पाए, ठीक है। तो प्राइस का कंपैरिजन हो सकता है, क्वांटिटी का हो सकता है, वैल्यू का हो सकता है, ठीक है। तो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले अनवेटेड इंडेक्स। तो अनवेटेड में एग्रीगेटिव, इसका फॉर्मूला होता है P01 किसके इक्वल? सिग्मा P1 बाय सिग्मा P0 इंटू 100। ये आपका क्वांटिटी हो तो क्वांटिटी हो जाएगा सिग्मा Q1 बाय सिग्मा Q0 इंटू 100। लेकिन हम सब जगह क्या पढ़ेंगे? प्राइस इंडेक्स ही पढ़ेंगे, ठीक है। सेम क्वांटिटी इंडेक्स के लिए, सेम वैल्यू इंडेक्स के लिए। तो एग्रीगेटिव वाला फॉर्मूला क्लियर है। रिलेटिव में हम हर एक वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि P1 बाय P0 इंटू 100। तो यहां से हमारी सारी वैल्यू परसेंटेज में आ गई। चेक करो, पहली वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, बताओ P कितना आ जाएगा? P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो 25 डिवाइड 20 इंटू 100 कितना? 125। नेक्स्ट करो 30 बाई 25 इंटू 100, 120। नेक्स्ट करो 32 डिवाइड 27 इंटू 118.5।
तो इतनी बात क्लियर हो गई। ये हमने प्राइस रिलेटिव फाइंड आउट कर दिया। तो अगर आपसे केवल पूछा जाए प्राइस रिलेटिव, तो प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला बताओ क्या बन जाएगा, P1 बाई पी नॉट इंटू 100। ये हो गया प्राइस रिलेटिव। अब अगर प्राइस रिलेटिव से आपसे इंडेक्स पूछ ले, प्राइस रिलेटिव मेथड से इंडेक्स फाइंड आउट करो, तो इंडेक्स कैसे आएगा, इन सारे रिलेटिव का एवरेज। एवरेज यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इन सब का सम करो, डिवाइड बाय 3 कर दो, 1। तो ये हमारा प्राइस रिलेटिव मेथड से इंडेक्स आ गया। समझ में आया। तो अगर इंडेक्स पूछे तो सिग्मा पी डिवाइड एन, ये फॉर्मूला हो गया। लेकिन अगर केवल प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला पूछे तो प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला बताओ क्या हो गया, P1 बाई पी नॉट इंटू 100। क्लियर है सभी को, ठीक है। अच्छा, इसमें नेक्स्ट देखो वेटेड एग्रीगेटिव। वेटेड एग्रीगेटिव अलग अलग, क्योंकि इसमें हम वेट भी लेंगे, और वेट हम कौन सा लेंगे, अलग अलग स्टैटिस्टिशियन ने अपनी अलग अलग राय दे दी, ठीक है। तो इसमें अलग अलग स्टैटिस्टिशियन ने अपनी राय दे रखी है। फर्स्ट है, एक बार यहां पे लिख लेते हैं, वेटेड में फर्स्ट है लेस्पिरे, ठीक है। लेस्पिरे क्या कहता है कि मैं तो बेस ईयर क्वांटिटी को एज ए वेट लूंगा, जो बेस ईयर में जितना हम क्वांटिटी यूज कर रहे थे ना, आज भी उतना ही यूज कर रहे हैं, ऐसा मान के चल रहे हैं, ठीक है। फिर पाश्चे क्या कहता है, नहीं भाई जो अभी करंट में चल रहा है ना वो वाली क्वांटिटी लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फिशर, उसने बोला छोड़ो तुम दोनों, बेस ईयर करंट ईयर छोड़ो, दोनों का जीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो जो भी तुम्हारी वैल्यू आएगी उसका जीएम, तो ये क्या है, जीएम ऑफ लेस्पिरे एंड पाश्चे। फिर बोले एंड डॉर्बिश क्या कह रहा है, दोनों का एएम ले लेते हैं, ठीक है। लेस्पिरे और पाश्चे दोनों का एवरेज फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन मार्शल एजवर्थ ये क्या कह रहा है कि बेस ईयर और करंट ईयर जो भी क्वांटिटी है ना, उन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो वो दोनों क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं। 2 और है कैले और वॉल्श, वो रहने दो, ठीक है। मेन आपके 5 मेथड है, लेस्पिरे, पाश्चे, फिशर, बोले डॉर्बिश एंड मार्शल एजवर्थ। इतनी बात समझ में आई, क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो ये वेटेड इंडेक्स हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें रिलेटिव मेथड, ठीक है, वेटेड रिलेटिव। तो वेटेड रिलेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसमें सबसे पहले तो प्राइस रिलेटिव फाइंड आउट करेंगे, P प्राइस रिलेटिव P कैसे आएगा, P1 बाई पी नॉट इंटू 100, P1 बाई पी नॉट इंटू 100, ये प्राइस रिलेटिव आ गए। तो सारी वैल्यू परसेंटेज की फॉर्म में आ गई। इसमें ना फिक्स वेट ही होगा आपका, W दे रखा है फिक्स वेट। तो अब हमें क्या चाहिए, इसकी वेटेड एवरेज। एवरेज बताओ कैसे फाइंड आउट होती है, सिग्मा Fi xi डिवाइड बाय सिग्मा Fi। तो इसमें बताओ ये हमारा x की तरह ट्रीट हो जाएगा, ये f की तरह ट्रीट हो जाएगा, तो फॉर्मूला तुम खुद बनाओ, सिग्मा p w ओवर सिग्मा w। समझ में है ना, केवल उसकी एवरेज फाइंड आउट कर दी, ठीक है। तो प्राइस रिलेटिव से जो भी वेट है वेटेड एवरेज फाइंड आउट कर दी, सिंपल। बताओ कोई कंफ्यूजन, ठीक है। तो ये मेथड है इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने की। अब देखो इतने सारों ने अलग अलग मेथड बता दिए, तो हमें टेस्ट तो करना पड़ेगा ना, कौन सा मेथड ठीक है कौन सा मेथड ठीक नहीं है। तो इसके लिए 4 टेस्ट होते हैं ताकि हमें पता चल जाए कौन सा मेथड बेस्ट है। तो इसके लिए फर्स्ट टेस्ट है यूनिट टेस्ट, सेकेंड टेस्ट है हमारा टाइम रिवर्सल टेस्ट, टाइम रिवर्सल। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा फैक्टर रिवर्सल, फैक्टर रिवर्सल। नेक्स्ट हमारा टेस्ट है सर्कुलर टेस्ट। ये 4 टेस्ट बना दिए, ठीक है, ताकि हम चेक कर पाए कि कौन सा मेथड बेस्ट है। सबसे पहले यूनिट टेस्ट, इसमें वैल्यू बस यूनिट फ्री होनी चाहिए, ठीक है। तो यूनिट फ्री बताओ, केवल सिंपल एग्रीगेटिव को छोड़ के बाकी सब यूनिट फ्री होते हैं, किसी में भी यूनिट नहीं लेते। जहां रिलेटिव आ गया वो तो यूनिट फ्री होएगी, परसेंटेज में जब कन्वर्ट कर दिया तो कोई यूनिट रही नहीं उसकी, ठीक है। तो जितने भी रिलेटिव है वो तो यूनिट फ्री ऑलरेडी है। लेकिन ये जो वैल्यू है लेस्पिरे, पाश्चे, फिशर, ये सारे के सारे यूनिट फ्री मेथड है, किसी में भी यूनिट नहीं होती, ठीक है। तो सिंपल एग्रीगेटिव को छोड़ के बाकी सबके सब यूनिट फ्री है, यानी कि इस टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं। टाइम रिवर्सल टेस्ट होता है कि बेस ईयर का प्राइस करंट ईयर में चेंज कर दो, करंट ईयर का बेस ईयर में। तो P1 नोट, ये इनकी मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल आनी चाहिए, 1 के इक्वल। फैक्टर रिवर्सल, फैक्टर ही चेंज हो गया, प्राइस और क्वांटिटी वैल्यू इंडेक्स के इक्वल हो जाए, ठीक है। और सर्कुलर टेस्ट क्या कहता है, P01, P12, P2 नॉट किसके इक्वल, 1 के इक्वल। तो ये 4 डिफरेंट टेस्ट है। तो मुझे बताना टाइम रिवर्सल, लेस्पिरे टाइम रिवर्सल सेटिस्फाई करेगा, लेस्पिरे, पाश्चे दोनों इस टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करते, फिशर इस टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। और वैसे भी किसी भी टेस्ट में अगर जीएम आ जाता है, देखो इसमें जीएम है ना, किसी भी टेस्ट में अगर जीएम आ गया ना तो वो टाइम रिवर्सिबल टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा,
ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टर रिवर्सल। इसमें केवल और केवल फिशर ऐसा टेस्ट है जो इसको सेटिस्फाई करता है, बाकी कोई भी इस टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, तो ये ओनली मेथड है जो फैक्टर रिवर्सिबल होता है। तो ये बताओ क्या फिशर यूनिट टेस्ट सेटिस्फाई करता है? फैक्ट टाइम रिवर्सिबल, टाइम रिवर्सल होता है फिशर, फैक्टर रिवर्सल, तो ये तीनों टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, सर्कुलर को सेटिस्फाई नहीं करता, और सर्कुलर कोई भी सेटिस्फाई नहीं करता। केवल अगर हम इन सारे मेथड में वेट को फिक्स कर दें, यानी कि बेस ईयर करंट ईयर कुछ भी हो, वेट उतना ही है, अगर वेट को फिक्स कर दे तो सारे के सारे मेथड इस टेस्ट को सेटिस्फाई करेंगे। तो जितने भी वेटेड एग्रीगेटिव मेथड है, वेटेड एग्रीगेटिव ये सारे मेथड है ना, अगर इनका वेट फिक्स कर दिया जाए, वेट फिक्स, तो सारे के सारे सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई कर देंगे। ठीक है, तो ये चार हमारे टेस्ट हो गए, इतना सा चैप्टर है। बताओ क्लियर है सभी को? तो एक बार एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन देखो, 16th क्वेश्चन, 15 ले लो। 15th क्वेश्चन पे एक बार मुझे फाइंड आउट करके दिखा दो, लेस्पिरे, पास्चे, फिशर, बोले एंड डॉर्बिश एंड मार्शल एजवर्थ। एक क्वेश्चन पे चारों पांचों मेथड फाइंड आउट करके दिखा दो।
डन। हाँ जी, लेस पे बताइए कितना आंसर आया? 148.31। सभी का आ रहा है? किसी को फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम? फॉर्मूला बताओ कैसे बनाया आपने लेस पीरे का? बेसिक फॉर्मूला सिग्मा P1 बाय सिग्मा P नॉट। ये क्या कह रहा है? बेस ईयर क्वांटिटी एज ए वेट, तो क्यू नॉट इंटू 100, तो P1 क्यू नॉट, ये हमारा हो जाएगा P नॉट क्यू नॉट P1 Q1, तो P1 क्यू नॉट, तो 18 इंटू 4 करो फटाफट, 18 इंटू 4 मेमोरी प्लस, 6 इंटू 5 मेमोरी प्लस, 20 इंटू 6 मेमोरी प्लस, 14 इंटू 3 मेमोरी प्लस MRC, तो बताओ कितनी वैल्यू? 264। P नॉट क्यू नॉट 18 इंटू 3 मेमोरी प्लस, 5 इंटू 6 मेमोरी प्लस, 4 इंटू 20 मेमोरी प्लस, 1 इंटू 14 मेमोरी प्लस MRC, 178 इंटू 100, चेक करके बताओ कितनी वैल्यू? 148.31। हो रहा है सभी से? ठीक है। अभी नेक्स्ट पास्चे फाइंड आउट करते हैं। पास्चे का फॉर्मूला बनाओगे सिग्मा P1 बाय सिग्मा P नॉट, ये बेसिक फॉर्मूला हो गया। पास्चे क्या कहता है? करंट ईयर क्वांटिटी एज ए वेट, तो Q1 इंटू 100, तो फाइंड आउट करो P1 Q1, 4 इंटू 15 मेमोरी प्लस, 5 इंटू 9 मेमोरी प्लस, 6 इंटू 26 मेमोरी प्लस, 3 इंटू 15 मेमोरी प्लस MRC, 306। P नॉट Q1, P नॉट Q1, 3 इंटू 15 मेमोरी प्लस, 5 इंटू 9 मेमोरी प्लस, 4 इंटू 26 मेमोरी प्लस, 1 इंटू 15 मेमोरी प्लस MRC, 209 इंटू 100, चेक करो कितना वैल्यू? 146.41, ये दोनों वैल्यू आ गई। अब बताओ फिशर क्या होता है इन दोनों का GM? तो 148.31 इंटू 146.41 इक्वल अंडर रूट, चेक करो 140.35। नेक्स्ट है बोले एंड डॉर्बिश, वो क्या कहते हैं इन दोनों का AM? तो एवरेज फाइंड आउट कर दो, 148.31 प्लस 146.41 डिवाइड 2, 136। नेक्स्ट है मार्शल एजवर्थ। मार्शल एजवर्थ क्या कहता है? देखो बेसिक फॉर्मूला यही P1 बाय P नॉट, ये कह रहे बेस ईयर और करंट ईयर दोनों क्वांटिटी को ऐड कर दो, ये कह रहे हैं बेस ईयर और करंट ईयर दोनों क्वांटिटी को ऐड कर दो, तो क्यू नॉट प्लस Q1, तो 18 प्लस 15 इंटू 4 मेमोरी प्लस एंड सोन, 18 प्लस 15 इंटू 4 मेमोरी प्लस, 6 प्लस 9 इंटू 5 मेमोरी प्लस, 20 प्लस 26 इंटू 6 मेमोरी प्लस, 14 प्लस 15 इंटू 3 मेमोरी प्लस MRC, 570। ओके, अब Q नॉट और Q1 इसकी P नॉट से मल्टीप्लाई, 18 प्लस 15 इंटू 3 मेमोरी प्लस, 6 प्लस 9 इंटू 5 मेमोरी प्लस, 20 प्लस 26 इंटू 4 मेमोरी प्लस, 14 प्लस 15 इंटू 1 मेमोरी प्लस MRC, 387 इंटू 100, चेक करो कितनी वैल्यू आ रही है? 147.28। बताओ सारे मेथड फाइंड आउट करने आ गए? इसमें कोई भी कंफ्यूजन? ठीक, तो इसमें तो कोई भी क्वेश्चन आया आप लोग कर सकते हो। एक कॉन्सेप्ट देखो रियल वेज का। देखो अगर आपको मान लेते हैं इंडेक्स दे रखा है 2017 का और 2022 का, इंडेक्स मान लेते हैं इसका 100 है, इसका 270 है, और मान लेते किसी पर्सन की सैलरी इधर है 30,000, ठीक। अब बताओ ये 11 ले ले क्या? इतनी जल्दी थोड़ा ना, इतनी महंगाई बढ़ जाएगी, 11 ले लेते हैं चलो। अब ये बताओ इस पर्सन की सैलरी 30,000 थी और उस टाइम इंडेक्स कितना था? 100। अब कितना हो गया? 270, यानी कि लगभग 2.7 टाइम महंगाई बढ़ गई। तो सैलरी भी तो उतनी बढ़नी चाहिए थी ना। तो बताओ उसकी सैलरी अगर सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना चाह रहा है तो कितनी होनी चाहिए? 270 के कोरस्पॉन्डिंग डिवाइड 100 इंटू 30,000, 80
81,000, यानी कि अगर उसकी सैलरी 81,000 हो जाती है ना तो कुछ इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो समझ में आ रही है, क्योंकि अब महंगाई बढ़ने से वो सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन नहीं कर पाएगा ना। अब 30,000 मान लेते हैं उसकी सैलरी 30,000 ही है, तो वो सेम सामान तो नहीं ला पाएगा ना। ठीक है, मान लेते हैं अपने को लग रहा है 40,000 हो गई, देखने में तो लग रहा है 10,000 रुपये बढ़ गई, लेकिन वो एक्चुअल में सैलरी नहीं बढ़ी है। ठीक है, तो सैलरी उतनी है। तो इसमें 2-3 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे एक तो हमसे सैलरी पूछ ले कि अब सैलरी कितनी हो गई, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा ये पूछ ले कि 30,000 थी तो कितना इंक्रीमेंट हो जाए कि सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाए, तो बताओ कितना इंक्रीमेंट, 51,000। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन कि अगर मान लेते दे देता है कि उसकी सैलरी अब है ना 50,000 हो गई, तो अगर उसको सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है तो कितनी होनी चाहिए उसकी सैलरी, कितना इंक्रीमेंट होना चाहिए, 31,000। तो समझ में, तो 2-3 तरीके से किसी भी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया जा सकता है। क्लियर है सभी को? ठीक है, अब गवर्नमेंट ऐसे नहीं देखती है, वो कैसे देखती है, 2011 और ये 22 मान लेते हैं, सेम ले लेते हैं हम इंडेक्स। इस टाइम था 100 और ये है 270। सैलरी एक बार हम यहां मान लेते हैं 30,000 और अब एक बार मान लेते हैं 81,000। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है इस पर्सन का रियल वेज। तो रियल वेज क्या कैसे आता है, मॉनेटरी टर्म में वैल्यू डिवाइड बाय उसी साल का इंडेक्स इनटू 100। तो मॉनेटरी टर्म में वैल्यू बताओ कितनी है, 30,000। इस साल का इंडेक्स कितना है, 100 इनटू 100। तो बताओ एक्चुअल में उसकी सैलरी कितनी है, 30,000। इतनी बात समझ में आई? अब इधर देखते हैं, अब बताओ सैलरी कितनी है, मॉनेटरी टर्म में वैल्यू 81,000। इस साल का इंडेक्स कितना है, 270 इनटू कितना आया, 30,000, यानी कि सेम है उसकी सैलरी, कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से चेक होता है। क्लियर? अब अगर मान लेते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं कि ये वैल्यू हमने ले ली 50,000, तो देखने में क्या लग रहा है, सैलरी बढ़ गई, लेकिन अब चेक करो उसका रियल वेज कितना है, रियलिटी में वो कितना कमा रहा है। रियल वेज चेक करते हैं, तो मॉनेटरी टर्म में वैल्यू डिवाइड बाय उसी साल का इंडेक्स इनटू 100, 18, तो उसकी सैलरी कम हो गई। कितनी कम हो गई ये फाइंड आउट करना आ जाए तो कर सकते हो, 30,000 माइनस 30, इतना लॉस हो रहा है उसको। ठीक है, कितना, 11,000 फॉर 81 जो भी 49। ठीक है, तो इतना उसको लॉस हो रहा है। समझ आ रहा है? तो ये एक क्वेश्चन ये हो गया कि अगर आपसे रियल वेज पूछे तो कैसे फाइंड आउट करोगे, मॉनेटरी टर्म में वैल्यू डिवाइड बाय उसी साल का इंडेक्स इनटू 100। क्लियर है? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फ्रिक्वेंटली आते क्वेश्चन। ठीक है, एक तो सीधे सीधे मेथड पूछ लेंगे, टेस्ट पूछ लेंगे, और ये रियल वेज, सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन और रियल वेज। ठीक है, तो इतना सा चैप्टर है। बाकी छोटे छोटे 2-3 फॉर्मूले हो रहे हैं, जैसे स्प्लाइसिंग वगैरह, ये सब अभी तक एक या दो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आए होंगे एग्जाम में, इतने सारे अटेम्प्ट में। ठीक है, तो वो अपन बेसिक वाले लेक्चर में नहीं करेंगे, एडवांस वाले में। तो अगर क्वेश्चन एक क्वेश्चन देख लो, इस पे बेस नहीं करना, एक क्वेश्चन कर दो 29, बस एक क्वेश्चन। 3000 90-80 में और 90-85 में। इंडेक्स कितना था यहाँ 100, अब कितना हो गया 250। पहले सैलरी कितनी थी 3000। तो अब बताओ कितना एडिशनल अमाउंट उसको मिलना चाहिए, 250 के कोरस्पॉन्डिंग 2.5 गुना होनी चाहिए ना सैलरी, तो कितनी सैलरी होनी चाहिए 7500। तो अगर कितना डियरनेस अलाउंस, कितनी एडिशनल वैल्यू 4500। ठीक है, और अगर रियल वेज फाइंड आउट करना हो, इसी क्वेश्चन का रियल वेज करो, ऊपर वाली वैल्यू का 3000 डिवाइड 100 इंटू 100, तो रियल वेज कितना आया 3000। अब मान लेते हैं इधर वैल्यू हम लिख लेते हैं 6000। अब बताओ रियल वेज कितना है, 6000 डिवाइड 250 इंटू 100, कितना 2400। तो कितना लॉस हो गया 600 का। तो कर सकते हो ना, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इंडेक्स नंबर का, मेन कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो अच्छे से रिवाइज कर लेना और बहुत अच्छे से तैयारी करना। ओके, बाय बाय।